हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बेटा बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो लास्ट क्लास है जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। और अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि आपके पेपर के दृष्टिकोण से ठीक है सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये बेसिक न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे ढंग से आने चाहिए। इसलिए पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर तैयार करें। और हाँ, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। ठीक है। तो आज बच्चों इसी क्रम में हम लोग अपने नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और ये नया टॉपिक आपका होने वाला है गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। तो एग्जाम को देखते हुए हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं गॉस थ्योरम का, गॉस की प्रमेय का। ठीक है, वन शॉर्ट रिवीजन। और कमेंट करके जरूर सब लोग बताओ कि आपको ये सारी क्लासेस या लक्ष्य सीरीज जो आपने स्टार्ट की है ना, ये आपको कैसी लग रही है, आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा कि नहीं आ रहे। ठीक है। तो देखिए गॉस की थ्योरम जो होती है जिसको गॉस की प्रमेय बोला जाता है, गॉस थ्योरम, उसमें सबसे पहला बेटा पार्ट आता है जो हम लोग को पढ़ना है वो है घन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। क्या होता है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाई द एरिया ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। घन कोण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? घन कोण को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया यहां पर जो भी एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? घन कोण यानी सॉलिड एंगल। ठीक है। ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हो, इस क्षेत्रफल को या इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डीए। डीए का मीन्स होता है स्मॉलर एरिया। डीए का मतलब बच्चों क्या होता है? स्मॉलर एरिया एलिमेंट, अल्पांश क्षेत्रफल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, स्मॉलर एरिया एलिमेंट। ये डीए होता है। क्लियर? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? चलो इसको एक खाली पेज में हम लोग स्लाइड लेते हैं, उसमें आपको और स्पष्ट रूप से इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक ये स्फीयर है। ठीक है। इस स्फीयर का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने लिया। यहां पर ये एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने ये लिया, ये अल्पांश है। ठीक। डीए, डीए को बोला जाता है स्मॉलर एरिया एलिमेंट, अल्पांश। हिंदी में इसको क्या बोलते हो? अल्पांश क्षेत्रफल। तो ये एरिया यहां सर्कल के सेंटर पे, सर्कल नहीं गोला है, गोला स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे जो ये एंगल बनाएगा इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं डी ओमेगा। तो जो सॉलिड एंगल होता है, ठीक, इसको डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं। और इसका बेटा फार्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। आर क्या है? स्फीयर की रेडियस है, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। इसको बोला जाता है गोले की त्रिज्या। ठीक है। गोले की त्रिज्या। और डीए को क्या बोला जाता है? डीए को बोला जाता है अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ये बात करें, देखो डी ओमेगा से कोई कंफ्यूज ना हो ना कि अभी सर पीछे आपने बताया कि इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपने यहां डी ओमेगा लिख दिया।
बेटा तो डी ओमेगा तब लिया जाता है जब एरिया एलिमेंट स्मॉल हो। अगर एरिया एलिमेंट माने अल्पांश जो है इज वेरी स्मॉलर, ये बहुत छोटा हो, जैसे डी एरिया, तो हम लोग एंगल को भी डी ओमेगा लिखेंगे, ठीक। और अगर एंगल बहुत बड़ा हो, जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर हो, होल स्फीयर, बेटा इस पूरे स्फीयर की बात करो तो ये पूरा स्फीयर सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा उस एंगल को लिखोगे ओमेगा, ठीक है। उसको आप क्या लिखोगे, ओमेगा। कहीं कहीं इसी फार्मूले को इस प्रकार भी लिखा जाता है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कंफ्यूज ना होना, सॉलिड एंगल का ये फार्मूला, घन कोण का ये फार्मूला कब लिया जाता है, जब जो स्मॉलर एरिया एलिमेंट हो, अल्पांश क्षेत्रफल, वो जिस बिंदु के साथ एंगल बना रहा हो पॉइंट के साथ, है ना, वो सतह यानी वो जो सरफेस है, सतह, वो सतह इस पॉइंट पर, इस एंगल पर एंगल बनाए डी ओमेगा, और इसका जो प्रक्षेप है यानी प्रोजेक्शन वो होता है डी ए कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस क्या होती है यार, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, ये डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, आर। तो खैर आप एग्जाम में जैसे आपके लिखने के लिए आए कि सॉलिड एंगल है क्या, तो पहले तो आप ये डिफिनीशन लिख दोगे, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल, घनकोण किसे कहते हैं, और आप ये डायग्राम चाहो तो बना दो और इस फार्मूले को मेंशन कर दो। ओमेगा को लिखने के दो तरीके होते हैं, ऐसे भी ओमेगा लिखा जाता है, लेकिन आप प्रॉपरली ओमेगा को ऐसे ही बनाओ, ठीक है। तो जहां पर ये लिखा है डी ओमेगा, इसमें आप कंफ्यूज ना होना, आप इसकी जगह लिख सकते हो इस प्रकार डी ओमेगा, ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार लिख सकते हो डी ओमेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आगे की बात क्या कह रहा है, घन कोण का जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, वो होता है स्टेरेडियन। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग के द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। देखो जैसे अभी हम लोगों ने घन कोण का यानी सॉलिड एंगल का फार्मूला बच्चों क्या पढ़ा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में बोला जाता है कि स्टेरेडियन को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो आप क्या कंडीशन को लेट करोगे, पहले तो आप ये फार्मूला लिखोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। फिर आप लिखोगे बच्चों कि यदि डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आप ये एज्यूम करोगे, मानोगे अपनी तरफ से, तब आप डी ओमेगा की वैल्यू को क्या लिखोगे, एक स्टेरेडियन। क्या लिखोगे, एक स्टेरेडियन। ये बात आपको समझ में आई, एक स्टेरेडियन क्या है। तो एक स्टेरेडियन वो घन कोण है जो उस गोले के अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा, देखो भूल मत जाना, ठीक है, लॉजिक बहुत ही क्लियर है, ये पूरा गोला है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने जो काटा है वो डीए है, डीए, और इसके द्वारा यहां पर जो एंगल बन रहा है यहां पर वो है डी ओमेगा, और ये दूरी है यार, ये गोला है बेटा, स्फीयर, ठीक। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक स्टेरेडियन क्या, व्हाट इज वन स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो उस गोले के अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा, ये देखो अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश हिंदी में भी लिख देते हैं अल्पांश क्षेत्रफल, हाँ। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो उस गोले के अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनता है। कौन सा अल्पांश क्षेत्रफल, जो आर स्क्वायर के बराबर हो, किसके बराबर हो, आर स्क्वायर के। पीछे वाली स्लाइड में आपको जो डिफिनीशन बताई गई है कि व्हाट डू यू मीन बाय वन स्टेरेडियन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, तैयार कर लेना।
तो ये डिफिनीशन लिखी हुई है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग के द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय ए पोर्शन ऑफ इट्स सरफेस whose area is equal to the square of spherical या sphere radius। क्लियर हो गया? तो ये दो क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेने सभी लोगों को। पहला, घन कोण किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल, और दूसरा एक स्टेरेडियन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वन स्टेरेडियन। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आता है तो इसी का ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा, तो आप लोग इस फार्मूले को अच्छे ढंग से बेटा क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे। ठीक है, तो ये पहले दो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हुए। सॉलिड एंगल नंबर 1, पहला तो आपको तैयार करके जाना है पेपर में, डिफिनीशन ऑफ सॉलिड एंगल, घन कोण की परिभाषा। ठीक, आप किसी भी बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी स्टेट का बोर्ड है, या फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले तो घन कोण की डिफिनीशन बेटा आनी चाहिए। दिस इज द बेसिक, ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरेडियन, आपको स्टेरेडियन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। स्टेरेडियन की डिफिनीशन या परिभाषा ये भी आपको अच्छे ढंग से आनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नंबर 1 और नंबर 2, यहां मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंट। तो देखो, जिसको इंपॉर्टेंट बताएं उसको तैयार जरूर करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रिपरेशन करना बेटा बहुत जरूरी है। तो इनको तैयार कर लोगे सभी लोग, और हाँ, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में भी लिखा करो कि क्या चीजें आपको समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई, या आपकी तैयारी से या ये जो प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है इससे आपको हेल्प मिल रही है बेटा कि नहीं मिल रही। ठीक है, जरूर कमेंट करके आप लोग इस बात को बताया करें। क्लियर हो गया? तो ये बात सभी को क्लियर है ना? तो स्टेरेडियन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक आता है गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योर तैयार करना इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, इसको जरूर तैयार कर लेना बेटा। पहली बात आती है वैद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप है। वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एन इमेजिनरी सरफेस placed in an electric field is the measure of number of electric line of forces passing through that surface. It is represented by phi। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? इसको फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फाई ई का फार्मूला आपके पास में ये लिखा हुआ है। चलो थोड़ा इसको समझ लेते हैं ये सब क्या है। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान देना है बेटा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मेन कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through any surface। passing through the surface placed in electric field is known as या is called electric flux। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से, ये देखो जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस सरफेस से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, ये देखो यहां से जा रही हैं, इसको पार करके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे देखो ये गुजर रही है ना, डायग्राम में दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रही है। ये बेटा होता है एरिया वेक्टर, इसको क्षेत्रफल सदिश कहते हो। किसी भी क्षेत्रफल पे जो लंब खींचोगे ना परपेंडिकुलर, वो वेक्टर कहलाता है एरिया वेक्टर, और ये एंगल कहलाता है थीटा। ई और ए के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन
ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से, और इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कुल मिला के पहले तो आप ये लॉजिक तैयार कर लो। अच्छा, ये जो फार्मूला लिखा है ये इंट्रीगेशन फॉर्म लिखा है, समाकलन रूप, इंट्रीगल फॉर्म। ठीक है, इंट्रीगल फॉर्म। तो मेन जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो मेन फार्मूला होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हो? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मुख्य फार्मूला होता है, जो मेन फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट पढ़ा है ना, डॉट और क्रॉस। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टू द एरिया वेक्टर is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इस डेफिनेशन को भी ऑप्शनल में लर्न कर सकते हो। समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हो? अदिश गुणन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल हेडक ना लो, बस जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझते चलो। ठीक है, और इसी फार्मूले को हम लोग बच्चों क्या नोट करते हैं? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, इसलिए फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और जब इसी को आप इंट्रीगेशन में लिखते हो तो फाई इज इक्वल टू एरिया इंट्रीगल, इसको कहते हो क्षेत्रफल समाकलन। क्लियर? और ई डॉट डी ए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फार्मूला। याद है सभी को? रिवीजन तो आपका होगा फिलहाल। तो या तो आप इस प्रकार लिख देना जैसे ये फार्मूला ऊपर लिखा है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और या तो इसको ऐसे लिख दो, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहां पर ये एरिया वेक्टर होता है ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ई, और दोनों के बीच का एंगल बच्चों क्या होता है? थीटा। तो पूरा फार्मूला बन जाता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, सबको पूरी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। देखो, गॉस की थ्योरम जब पढ़ोगे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना आपको बहुत ही जरूरी है। बिना वैद्युत फ्लक्स को पढ़े आप गॉस थ्योरम वाले चैप्टर के बेसिक नहीं समझ सकते हो, इसलिए सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ बातें और तुमको हम बताते हैं, ये भी समझ लो। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ये कोई हमारे पास एक सरफेस है, सतह। ठीक, अच्छा, कोई सरफेस हमारे पास बेटा ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे। ठीक है, कोई सरफेस बेटा हमारे पास ऐसे रखी हुई है, मान लो ऐसे कोई सरफेस है, ऐसे ऐसे। ठीक, कोई भी हमारे पास मान लो सिलेंड्रिकल सरफेस है, बेलनाकार सतह, ऐसे ना, ऐसे। ठीक है, यहां तक पूरी बात सबको समझ में आ गई? अब देखो, जितने भी ये सरफेसेस हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना। एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, ये हमेशा दिए गए एरिया पे परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। ये देखो, ये यहां पे। ठीक,
इस पे बात करोगे तो ये देखो एरिया वेक्टर। यहां पे बात करोगे तो दिस इज द एरिया वेक्टर। यहां पर अगर बात करोगे तो देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसको बोलते हो, ये वाला है, ये वाला। यहां पर एरिया वेक्टर बच्चों इधर होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यहां पर एरिया वेक्टर ये होगा। देखते जाओ मैं एरिया वेक्टर को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर ये जो कर्वेचर है, वक्र पृष्ठ, यहां पर एरिया वेक्टर बच्चों इधर होगा। यहां पर ये जो कर्वेचर है, ये इस पे अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर ये। तो क्या ये बात सभी को समझ में आई? एरिया वेक्टर कैसे खींचा जाता है, क्लियर है? तो एरिया वेक्टर में ये कोई कंडीशन नहीं होती कि आप एरिया वेक्टर को हमेशा ऊपर ही खींचो, अपवर्ड ड्रॉ करो, नीचे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। यहां पर एरिया वेक्टर ये भी लिख सकते हो, दिस इज आल्सो करेक्ट। यहां पर एरिया वेक्टर को बेटा ये भी खींच सकते हो, दिस इज आल्सो करेक्ट। इट इज नॉट फॉल्स, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। यहां पर एरिया वेक्टर को लेफ्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज आल्सो करेक्ट। बस केवल क्या बात आपको ध्यान देनी है, आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा सतह की क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ध्यान देना सभी लोग, सदैव सतह के अभिलंबवत होती है। ठीक? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव सतह के अभिलंबवत होती है। क्लियर हो गया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। ये क्षेत्रफल सदिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? बोलो भाई, यहां तक ये बात तुमको क्लियर हो गई है? तो क्या होता है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। ठीक है? किसी दिए गए तल पे वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है बेटा, एरिया वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। ये कोई भी एक प्लेन है, इसको बोला जाता है प्लेन। ठीक है, दिस इज द प्लेन। तो यहां तक आई होप सभी को एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। एरिया वेक्टर ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ऊपर हो, डाउनवर्ड भी हो सकता है। एरिया वेक्टर कंपलसरी नहीं है कि दाईं ओर हो, ये बाईं ओर भी हो सकता है। एरिया वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। क्लियर? अब बात आती है गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम की। गॉस की प्रमेय क्या है यानी गॉस थ्योरम क्या है? व्हाट इज द गॉस थ्योरम? तैयार कर लेना भैया। ठीक है, गॉस की प्रमेय बच्चों पेपर में संभावित है, पूछी जा सकती है। ठीक, तो बात आती है गॉस की प्रमेय आखिर है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय गॉस थ्योरम? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ा तो होगा ही, आपका रिवीजन कर लो बस। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश की, पृष्ठ है बेटा सरफेस, के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई ए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज नहीं है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface is 1/ε0 times of Q charge enclosed within the surface। ठीक है,
फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर यहां पर ये चार्ज रखा है, ये दूरी आ रही है, पॉइंट पी है। तो अगर किसी भी सरफेस के अंदर कोई भी एक चार्ज रखा हो तो सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा, वो सतह के अंदर जो भी आवेश रखा हुआ है उसका 1/ε0 गुना होता है। अगर आप इसको सरल शब्दों में समझना चाहो तो फाई इज इक्वल टू, आप समझ सकते हो बेटा, सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ठीक है, यहां पर सिग्मा क्यू को बोला जाता है कुल आंतरिक आवेश, टोटल इंटरनल चार्ज विद इन क्लोज्ड सरफेस। ठीक, बंद पृष्ठ के अंदर जो भी चार्ज रखा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा क्यू। और ε0 को जानते हो, निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोला जाता है निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, बोलो, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट सभी को क्लियर है। केवल एक चार्ज से मतलब नहीं है बेटा, अगर अनेक चार्ज भी रखे हों, मैनी चार्जेस आर केप्ट विद इन द क्लोज सरफेस, तो हमको उन्हीं समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग लेना है। सिग्मा क्यू का मतलब हुआ टोटल इंटरनल चार्जेस विद इन क्लोज्ड सरफेस। बंद सतह के अंदर जितने भी आवेश रखे हों उन सब का बीजगणितीय योग हम लोगों को यहां पर कंसीडर करना है। क्लियर हो गया सभी को यहां तक पूरी बात? तो इसका स्टेटमेंट याद कर लो और फार्मूला तैयार कर लो। अब जल्दी से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ज्यादा अच्छा नहीं बना है इसलिए हम इसको रफ भी कर देते हैं। चलो भाई वापस आओ। जैसे हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, देखें शायद इसमें क्लोज सरफेस पड़ा है, क्या है? अब आएगा मजे। जैसे हमारे पास ये क्लोज सरफेस है बेटा, और इस क्लोज सरफेस के अंदर यहां पर चार्ज रखा है Q, और यहां पर एक छोटा सा स्मॉलर एरिया एलिमेंट या अल्पांश लिया है हम लोगों ने। ठीक, ऐसे ऐसे। तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये एरिया है DA, कि जो ओमेगा है वो सॉलिड एंगल हो गया, और ये रेडियस डिस्टेंस हो गई यार, एंगल है। दिस इज द DA, E वेक्टर एंड A वेक्टर, और एंगल है थीटा। चार्ज है प्लस का Q। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो E वेक्टर, बंद सतह कहा जाता है। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर, अब सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये हमारे पास में ये क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, बंद सतह, ड्यू टू अंदर चार्ज क्या रखा है Q, प्लस Q। ठीक, ठीक है, क्या निकालेंगे हम? सारी बातें प्लस Q आवेश, ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल यानी घन कोण, प्लस Q आवेश आप लोग क्या बोल सकते हो, घन बिंदु P पर, और R क्या है, डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, DA होगा वैद्युत क्षेत्र का फल सदिश, E इज इक्वल टू एरिया एलिमेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेंटर अपॉन R स्क्वायर ऑफ। ये बात तो सभी लोग जानते हो कि अगर प्लस Q चार्ज है तो R दूरी पर अगर कोई बिंदु लिया जाए, एनी पॉइंट, जो अल्पांश है उसकी केंद्र से दूरी आता है। ठीक है, तो पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। अब एक काम करोगे, आप फ्लक्स को फाइंड आउट कर लो, समझ में आ गई, यहां से जाने वाला। सबसे पहले एक काम करो, यहां पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, बिंदु टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, टोटल इलेक्ट्रिक। किस चार्ज के कारण?
इसी चार्ज के कारण बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नोट कर लेते हैं। पासिंग थ्रू स्मॉलर एरिया एलिमेंट। 2 मिनट बेटा। ठीक, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जब आप फ्लक्स को निकालोगे तो फाई इज इक्वल टू, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है, ई को आप बाहर कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का बच्चों मतलब कितना हुआ, संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर आप बात करो इस पूरे सरफेस एरिया की, तो पूरा सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ई की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, आप यहां पर ई की वैल्यू पुट कर दो। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ कैपिटल ई का मान रखने पर जैसे ही आप ई की वैल्यू रखोगे तो फाई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बोलो फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। जब कभी आपसे गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन बेटा पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाई गॉस थ्योरम, डेराइव इट। गॉस की प्रमेय क्या है, इसको आप डेराइव करो तो आप गॉस थ्योरम को इस प्रकार डेराइव कर सकते हो। क्लियर हो गया, यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई कि गॉस थ्योरम है क्या। तो जब कभी आपसे पूछें कि गॉस की प्रमेय क्या है, तो गॉस की प्रमेय का ये स्टेटमेंट हो गया, और गॉस की प्रमेय का निगमन करो, डेराइव द गॉस लॉ, तो बस ये डायग्राम ड्रॉ प्लॉट कर देना। और ये 2-3 स्टेप हैं, इजियर हैं, आप इनको 1-2 बार कॉपी में करके देखोगे तो बहुत अच्छे ढंग से आपको सारी बातें बेटा समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब देखो, हमको डिस्ट्रीब्यूशन पेपर में पढ़ के जाना है। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको बोला जाता है आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई चार्ज q लंबाई l की किसी एक रेखा या सरल रेखा पर एक समान रूप से फैले, तो प्रति एकांक लंबाई पर फैलने वाले आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इफ ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed on a line of length L, then the charge distributed per unit length is called linear charge density. क्लियर हो गया। पढ़ लो एक बार सभी लोग, तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट वायर हो, और इस स्ट्रेट वायर पर चार्ज है पॉजिटिव, ऐसे। ठीक, वायर, कोई भी एक वायर हो जिसकी लेंथ है l, उसको जब आप कोई भी चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसकी लंबाई में फैलेगा ओवर द लेंथ। आप किसी भी वायर को जब कोई चार्ज दोगे बेटा, तो वो चार्ज उसकी लेंथ में फैल जाएगा। क्लियर, ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो किसी भी वायर को जब चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसकी लेंथ में फैल जाता है। कहां फैलता है बेटा, लेंथ में। आप किसी भी कंडक्टर को जब कोई चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब चार्ज उसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है, चार्ज जब उसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एकांक लंबाई पर जो भी आवेश फैलेगा, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, लैम्डा से। और फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल।
और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर। क्लियर। और अगर इसकी आप विमी सूत्र की बात करोगे, डायमेंशन फार्मूला, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, एटी, और लेंथ की क्या होती है, एल। तो इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया एल माइनस 180। क्या आ गया बोलो, एल माइनस 180। क्लियर। तो लेमडा की विमा क्या होती है, एल माइनस 180, और लेमडा को कहते क्या हो, आवेश का रेखीय घनत्व, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और इसकी यूनिट क्या है, कूलाम पर मीटर। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? यहां तक सभी बच्चों को पूरी बात क्लियर होगी? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ पर हो रहा है, कहां हो रहा है, लेंथ में, तो आपको जरूर तैयार करके जाना है चार्ज का लीनियर डेंसिटी क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हो, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। चलो आगे बढ़ो। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको बोलते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत आसान है। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार की प्लेट हो, जैसे सीट, और उस पर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसमें जो भी चार्ज आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, इसका एरिया क्या है, ए। तो किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और उसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और विमी सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला। कूलाम क्या हो गया 80, और मीटर स्क्वायर एल की पावर 2, तो डायमेंशन फार्मूला बन गया एल माइनस 280। ठीक है। तो सिग्मा को तैयार कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिग्मा को हम लोग कहते क्या हैं, सिग्मा को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? तो क्या लिखा है, यदि कोई चार्ज क्यू किसी पृष्ठ के ए क्षेत्रफल पर समान रूप से फैले, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है। इसे प्रायः सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। तो दो हो गए, लेमडा हो गया और सिग्मा हो गया। लेमडा को क्या बोलते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा को क्या बोलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगला आ गया आवेश का आयतन घनत्व, तो इसको बच्चों बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे पास कोई भी एक स्फीयर हो, अगर हमारे पास कोई भी एक बच्चों स्फीयर हो, स्फीयर, ठीक है, और इस स्फीयर को जो भी हम लोग चार्ज दे रहे हैं, वो चार्ज इसके कहां फैल जाए, बोलो, वॉल्यूम में, प्लस बी। अगर ये चार्ज इसके आयतन में फैल जाता है, वॉल्यूम में, ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। और अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करोगे, तो चार्ज की डायमेंशन 80 और वॉल्यूम की बच्चों एल क्यूब, तो पूरा फार्मूला बन के आ गया एल माइनस 380। क्या गया बोलो, एल माइनस 380। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अगर किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज, अगर किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके वॉल्यूम में फैल जाए, कहां फैल जाए, वॉल्यूम में, है ना। जैसे मान लो एक क्यूब है, ऐसा कोई कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया तो इसके वॉल्यूम में फैल गया। जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला, इसको हम लोगों ने चार्ज दिया तो ये भी चार्ज इसके वॉल्यूम में फैल गया। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
आवेश का आयतन घनत्व। क्लियर हो गया? आवेश का आयतन घनत्व क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व। तो आप लोग इस बात को जरूर तैयार कर लो कि हमको 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जाने हैं पेपर में। लेमडा को क्या तैयार होना चाहिए? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। सिग्मा को क्या बोलते हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो को क्या बोलते हो बच्चों? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। जो लेमडा होता है वो Q अपॉन एल के बराबर है, जो सिग्मा होता है वो Q अपॉन ए के बराबर है, और जो रो है वो Q अपॉन वी के बराबर है। ठीक है। लेमडा की यूनिट हम लोगों ने क्या रिवीजन करी? कूलाम पर मीटर। सिग्मा की यूनिट क्या रिवीजन करी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और रो की यूनिट क्या हम लोगों ने लिखी? कूलाम पर मीटर क्यूब। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? लेमडा को क्या बोलते हो? आवेश का रेखीय घनत्व। सिग्मा को क्या बोलते हो? आवेश का पृष्ठ घनत्व। और रो को क्या बोलते हो? आवेश का आयतन घनत्व। क्लियर हो गया? इसको हिंदी में क्या बोलते हो? आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व। इसको क्या बोलते हो? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। और इसको क्या बोलते हो? आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है भाई, सभी को समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? मीडियम का कोई इशू नहीं हो रहा होगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे? कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो क्लास में, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास बेटा कैसी लग रही है, सारी बातें समझ में आ रही होगी नहीं आ रही। ठीक है, इस बात को सब लोग जरूर कमेंट करके बताया करो। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक, जिससे सभी को बेनिफिट हो और सबकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से बेटा चल पाए और किसी को भी किसी प्रकार का कोई इशू ना रहे। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको हर प्रकार से सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। इसके लिए देखो, हर चैप्टर की थ्योरी, फिर उसका कॉन्सेप्ट, फिर उसका, यहां तक सारी बात सबको समझ में आ गई? अब देखो, हमको पढ़ना है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। जैसे कोई भी हमारे पास ये लंबा तार है, लॉन्ग वायर, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, और उससे आर दूरी पर बच्चों एक पॉइंट है पी। ये देखो आर दूरी पर यहां कोई पॉइंट पी मान लो। ठीक है, अब यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो ई वेक्टर ऊपर है। अलग से हम इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये तो फार्मूला है ना? अनंत लंबाई का अगर कोई तार है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बेटा ये फार्मूला है। ठीक, न्यूमेरिकल है तो ये फार्मूला है। थोड़ा सा इसका लॉजिक भी आप समझ लो। इसका लॉजिक क्या है? जैसे मान लो यहां पर ये एक कोई भी एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक, और ये अनंत लंबाई का तार है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, प्लस चार्ज है इस पे, ऐसे प्लस चार्ज है, और ये दूरी है आर और ये पॉइंट है पी। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम चार्ज, तो ई इधर होगा, क्यों भाई? और इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर ड्रॉ होगा, जिसको एरिया वेक्टर कहते हो, डीए या डीएस, थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बनाया जाए, है ना? मजा नहीं है फिगर। चलो एक खाली स्लाइड लेते हैं इसके लिए, तब और अच्छे ढंग से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। सिलेंडर तो है नहीं इसमें, देख लें। क्यों भाई, सिलेंडर है कहीं पर? नहीं है सिलेंडर, ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, है? चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो यहां पर ये कोई भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको कहते हो गॉसियन सरफेस। और ये किसका गॉसियन सरफेस है बेटा? ये इस वायर का गॉसियन सरफेस है। ये तार है, इसकी ये गॉसियन सतह है।
वायर की लेंथ क्या है एल, ये गॉसियन सरफेस है, यहां लिख दें गॉसियन सरफेस यानी गॉस की सतह। ये तो सबको रिवाइज होगा ही कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। किसी भी कंडक्टर के चारों ओर एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस, काल्पनिक पृष्ठ, जो कंडक्टर को सराउंड करता है, घेरे हुए रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यहां पर अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है बेटा, और एरिया वेक्टर देखो ये होगा डीए वेक्टर। डीए या डीएस एक ही होता है, यहां पर इधर ही है डीए वेक्टर जिस डायरेक्शन में ई। इधर अगर बात करोगे है ना, तो ये है डीए वेक्टर, और ऊपर की अगर बात करोगे बच्चों तो ये है ई वेक्टर, है ना। यहां पर ये एंगल कितना है 90 ई और डीए के बीच, यहां पर ये एंगल कितना है ई और डीए के बीच 90, और यहां पर ई और डीए के बीच का एंगल है 0 डिग्री। ठीक है। अब अगर इस पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स, अगर आप कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करोगे तो आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो यहां ई डी ए के बीच का एंगल 90 है, तो लिखोगे ई डी ए कॉस 90, समझना जरा, एरिया इंटीग्रेशन है बेटा, प्लस यहां की बात करो तो यहां पर भी ई और डी ए के बीच का एंगल 90 है, ठीक है। और अगर आप यहां की बात करो कर्व सरफेसेस की या कर्वेचर की, तो यहां पर ई डी ए के बीच का एंगल 0 है। कॉस 90 क्या होता है बोलो, कॉस 90 की अगर आप बात करो तो क्या होता है 0, यहां भी कॉस 90 0, तो ये दोनों फ्लक्स तो बेटा 0 हो गए, 0 प्लस और केवल आपके पास में क्या बचा ई डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, क्यों भाई, साइन 0 0 कॉस 0 1। चलो अब अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें तो केवल ये आया एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और अगर ई को बाहर बेटा निकाल लें तो केवल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का क्या मतलब हुआ बताओ, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये कौन सा फ्लक्स है, अगर डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये कर्वेचर वाला फ्लक्स है ना, जो वक्र पृष्ठ से होके जा रहा है, तो हम एरिया भी किसका लेंगे, वक्र पृष्ठ या कर्वेचर का एरिया लोगे, और सिलेंडर का कर्वेचर होता है 2 पाई आर एल। ये आ गया आपके पास में फ्लक्स, आर तो हो गई है डिस्टेंस, और एल हो गई इस वायर की लंबाई, इस वायर की जो लंबाई है वो एल हो गई, ठीक है। अब अगर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करो बाई गॉस थ्योरम, अगर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करो गॉस की प्रमेय से बाई गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और अगर आप इन दोनों की तुलना कर दो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फाई और ये फाई इक्वल कर दो, तो आ गया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अगर बात करोगे तो E बराबर क्या आएगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो आर एल, ठीक है। और सभी लोग जानते हो अभी क्या पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू होता है लेमडा एल, इसको जब आप यहां पे रखोगे तो आएगा लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, क्या कैंसिल हो गया एल से एल, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बच्चों क्या बना, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन सॉरी तेरी तो रुक जा, क्या बात है आखिरी समय आकर के गड़बड़ कर रहे हो, हटा दें इसको, दो भैया ज्यादा सही है, रबड़ दिखती नहीं ना इसकी, कहाँ गया इरेजर। चलो क्यू की वैल्यू रख दो लेमडा एल, तो कभी कभार उल्टा सीधा इरेज हो जाता है, क्यू की जगह जब लेमडा एल रखोगे तो लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल कैंसिल, तो बताओ बच्चों E इज इक्वल टू क्या हुआ, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया बच्चों फार्मूला, हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। तो जब कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप किसी लॉन्ग वायर, लंबे तार जिसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा, आवेश का रेखीय घनत्व है लेमडा,
और लेंथ है वायर की L, इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πε0r। ठीक है बेटा? और जो 1/2πε0 है, इसकी वैल्यू क्या है? तो 1/2πε0 की वैल्यू होती है 18 इंटू 10⁹। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? E बराबर 18 गुणे 10⁹ लेमडा बटे r। न्यूमेरिकल जब लगाना है तो इससे लगा दो। जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आपको न्यूमेरिकल लगाना हो, तो न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में, इसमें आपको r की वैल्यू दी हो, लेमडा की वैल्यू, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे? इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁹ लेमडा बाई आर। क्लियर भाई? 1/4πε0 क्या होता था? 1/4πε0 होता था 9 इंटू 10⁹। तो 1/2πε0 क्या होगा? 2 इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों 18 इंटू 10⁻। क्लियर हो गया? बताओ सभी लोग कमेंट करके। यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। क्लियर हो गया? दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तैयार कर लेना भाई सभी लोग। ठीक है? देखो जो बात बता रहे हूं तुम्हारे लिए बहुत ध्यान से उसको समझा करो। ठीक है? डायग्राम आप ये वाला ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया है आप इसको ड्रॉ कर दो, है ना? अच्छा सा थोड़ा बना लेना, मेरा इतना अच्छा नहीं बना है, आप डायग्राम और अच्छा बना लोगे। आर्ट आप लोग की बहुत अच्छी है। तो भैया ये बात सबको समझ में आ गई है? क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने सॉलिड एंगल पढ़ा, एरिया वेक्टर को पढ़ा, फिर क्या तैयार किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तैयार किया, है ना? फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहां बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन और समझ लो। अगर आप यूनिट की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? बोलो ई की क्या होती है? ई की होती है वोल्ट पर मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट होती है फाई की वोल्ट मीटर। ठीक? और बताओ एक और क्या हो सकती है? ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और अगर आप डायमेंशन फार्मूला की बात करो, विमी सूत्र, तो आप इससे बना सकते हो आराम से। न्यूटन की क्या होती है? बोलो MLT-2 न्यूटन। कूलाम की क्या होती है बच्चों? कूलाम की होती है, कूलाम की होती है, कूलाम की होती है बच्चों 80। ठीक है? अच्छा, मीटर स्क्वायर की क्या होती है? L की पावर 2। तो बताओ पूरा क्या बना? पूरा बना ML3T-3A-1। क्या गया? ML3T-3A-1। तो कभी भी आपसे फाई की विमा अगर पूछी जाए, फाई की विमा अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फाई, तो ये भी। और फाई कैसी क्वांटिटी है? फाई इज द स्केलर क्वांटिटी, ये अदिश राशि है। ये पता नहीं छूट कैसे गया, ये तो हम पहले ही बता देते तुम्हें। फाई इज द स्केलर क्वांटिटी, फाई एक अदिश राशि का एग्जाम्पल है। अच्छा एक बात यहीं पे और समझ लो, यहीं पेज ऐड करके हम आपको बता देते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। ठीक है? पहला फ्लक्स होता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव फ्लक्स, यानी धनात्मक फ्लक्स। ठीक है? क्या होता है भैया धनात्मक फ्लक्स? जानते हो? अगर किसी भी सतह से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाए, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है ऐसा, ठीक, और दूसरा ये कोई सरफेस है, और इसके अंदर हम लोग कोई चार्ज रख दें प्लस का क्यू, तो बताओ वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम चार्ज होता है, आवेश से दूर,
ऐसे, तो लाइन ऑफ फोर्सेस सब बाहर है तो निकलेंगी। और अगर यहाँ अंदर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हो तो लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ आएंगी, अंदर इनवर्ड, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर? तो जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाती हैं तो इसको बोला जाता है आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। और जब वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती हैं तो इसको बोला जाता है इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी अंदर आने वाला फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होता है बेटा आउटवर्ड वो हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव, और जो फ्लक्स होता है इनवर्ड उसको बच्चों लिया जाता है नेगेटिव। ये बात सभी को समझ में आई? तो जो पॉजिटिव फ्लक्स होता है वो बाहर की ओर, और जो नेगेटिव फ्लक्स होता है वो अंदर की ओर लिया जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है? तो कितने टाइप के फ्लक्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला वाला हो गया पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या होता है, नेगेटिव। पहला वाला होता है बच्चों पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या होता है, नेगेटिव। तो कितने प्रकार के फ्लक्स हो गए, दो प्रकार के, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। अच्छा, अब ये बात आती है कि मान लो ये कोई सरफेस है, मान लो बेटा ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इसमें चार्ज बाहर रखा हो यहां पर। तो बेटा अगर चार्ज यहां रखोगे तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएंगी, इतने एरिया से जितनी वैद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी, इतने एरिया से उतनी ही तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इनवर्ड फ्लक्स, अंदर आने वाला फ्लक्स, और ये कौन सा है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, यानी बाहर जाने वाला फ्लक्स। तो जितना फ्लक्स टोटल अंदर आएगा है ना, वो कैसा होगा, निगेटिव, और जितना बाहर जाएगा वो होगा पॉजिटिव। और दोनों का नंबर बेटा सेम है, जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही है लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी ही बाहर, तो माइनस और प्लस कैंसिल। इसलिए नेट फ्लक्स की अगर बात करी जाएगी तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, जीरो। क्लियर? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस बात को हमेशा तैयार रखना। क्या बात सभी को समझ में आ गई? तो कभी आपसे पूछा जाए वैद्युत फ्लक्स हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, तो भैया वैद्युत फ्लक्स हो सकता है पॉजिटिव, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नेगेटिव, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, और हो सकता है जीरो, मींस शून्य भी हो सकता है ना। तो कितने टाइप के फ्लक्स हो सकते हैं, तीनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर हो गया? अब सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि यहां तक की आपको क्लास कैसी लगी। ये सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी हैं बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत से। इससे आपका पूरा फुल रिवीजन, आपका बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन हो सकता है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, और आपके लिए बहुत उपयोगी कंटेंट है ये। ठीक है? तो आई होप सभी को पूरी क्लास अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो कमेंट करके बताना, समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करना। और हाँ बच्चों, चैनल को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।